कि भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज विकास की जो एक मजबूत आधारशिला यहाँ पर रखी जा रही है, यात्रा आगे चल रही है, उस यात्रा को आगे बढ़ाने वाले अभी जिनको आप सुन रहे थे, आप सबके अत्यंत ही प्रिय, और मैं सच बताऊं तो आप लोगों ने बहुत समझदारी का काम किया। जब हम लोग अपना वकील खोजते हैं, अगर वकील कहीं गड़बड़ हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर मामला जो है, केस अच्छा भी होता है तो खराब हो जाता है। गणेश जोशी जी आपके ऐसे वकील हैं कि अगर खराब केस भी होगा तो उसको भी ठीक कर देते हैं वहां ले जाके। हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, हमारे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भाई अनुज गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई शमशेर सिंह पुंडीर जी, मंडल अध्यक्ष भाई मोहन पेटवाल जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पुंडीर जी, सभासद जसोदा शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका भाई ओपी उनियाल जी, जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान जी, एवं यहाँ उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अन्य मोर्चा, सभी पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आज जो लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, मसूरी में टाउन हॉल का निर्माण, मसूरी के क्रेंगेक में मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण, मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना, जिसके बारे में अभी जोशी जी बता रहे थे कि बहुत संघर्षों के बाद ये योजना स्वीकृत हुई है। मसूरी के आईडीएच लंडौर में आवास निर्माण, कुल मिलाकर 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ पर हुआ है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मसूरी चूंकि उत्तराखंड आंदोलन की एक जननी है, और यहाँ पर उत्तराखंड आंदोलन 2 सितंबर 1994 को जो गोलीकांड हुआ, उसको हम भूल नहीं सकते। क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से विधायक हूँ जहाँ 1 सितंबर 1994 को गोलीकांड हुआ और 2 सितंबर 1994 को मसूरी में हुआ। सबसे पहले मैं उत्तराखंड निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी बलिदानियों को, अमर शहीदों को मैं नमन करता हूं, मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज हम सबका लक्ष्य है उत्तराखंड राज्य उस दिशा में आगे बढ़े, उन सपनों को साकार करे जो हमारे उन जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व निछावर किया, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बने, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था, और आज मोदी जी जो राज्य अटल जी ने बनाया था, उस राज्य को संवारने का काम उनके नेतृत्व में लगातार आगे चल रहा है। आज हम अटल जी के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए लगातार स्वीकृत हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अभी आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग जब माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे, उस लोकार्पण, उस दिन शिलान्यास जो 18,000 करोड़ की योजनाओं का था, लेकिन उससे पहले पूरे 5 वर्षों में 2017 से लेकर 2021 जो अब समाप्त होने वाला है, इन अगर हम 5 वर्षों का पूरा हिसाब रखेंगे तो 1 लाख करोड़ योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं। 1 लाख करोड़ योजनाएं, जिसमें बहुत सारे काम
हमारे, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों, चाहे वो ऑल वेदर रोडों के हों, चाहे वो आज हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो, चाहे हमारे आज के जो धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण हो, जीर्णोद्धार हो, सौंदर्यीकरण हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारा मसूरी ये एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और बड़ी चिंता होती है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को अच्छी पार्किंग मिले, आप सब लोगों का अच्छा आतिथ्य मिले। बरसों बरसों से पार्किंग की जो है बहुत आवश्यकता थी और इसके लिए गणेश जोशी जी ने बड़ा संघर्ष किया और मैंने इनका संघर्ष देखा है। हम जब विधायक थे तो बहुत संघर्ष, बड़ा जूझे सचिवालय में जाकर, और ये संघर्ष हर प्रकार का करते हैं। वैसे तो ये अब हमसे, हमारे तो ये गार्जियन भी हैं वैसे, लेकिन कभी कभी जो है अब लोग मुझे युवा कहते हैं। आप लोगों में से दिखता मैं युवा हूं, लेकिन इनका जोश कहीं पर भी जो है अगर अपने क्षेत्र की बात आती है तो ये युवाओं से भी आगे निकल जाते हैं। तो बड़े संघर्ष के बाद ये पार्किंग हमारी मिली है। इस पार्किंग स्थल के बन जाने से निश्चित ही मसूरी में आने वाले पर्यटकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा है यहां पर पार्किंग नहीं होने के कारण से बहुत परेशानी होती है। इतनी परेशानी कि कई बार जब आपका यहां सीजन चलता है तो पूरी रोड भरी होती है, माल रोड से लेके नीचे की रोड से लेके, वो कौन सा घर है वो बीच में है, किताब घर। हाँ, तो मैं आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व आया था जब कोरोना शुरू नहीं हुआ था, तब बच्चों के साथ एक बार यहीं बाग में गया था मैं, आगे तक धनौल्टी तक। तब मैंने देखा कि इतनी लाइन लगी हुई थी कि 1 बजे रात तक भी रास्ता नहीं मिल रहा था और बहुत लोग जो है अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए ढूंढते रहते थे कि कहाँ गाड़ी करें, कहाँ करें, कैसे करें। आप सभी को बताना चाहता हूं, केवल मैं ही नहीं, केवल गणेश जोशी जी ही नहीं, हम सभी यहां आने वाले पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में हम काम करेंगे। यानी कि वो हमारे सबके गेस्ट हैं, इस रूप में हम काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने केदार बाबा की भूमि से उन्होंने एक आह्वान किया है, और प्रधानमंत्री जी शिव भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं। उन्होंने कहा कि जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, 21वीं सदी का तीसरा दशक ये हमारे उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने कहा कि जितने पर्यटक, जितने सैलानी, जितने श्रद्धालु पूरे देश भर से, देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक आए होंगे, उससे ज्यादा आने वाले 10 वर्षों में आने वाले हैं। यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में रिकॉर्ड टूटने वाला है। आज हमारे सीमांत क्षेत्रों में भी जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछ रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सड़कों के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, चाहे वो ऑल वेदर रोडों की बात करें या हम भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करें। ऐसी ऐसी सड़कें बन रही हैं जिसके बारे में कभी किसी सोचा भी नहीं होगा। और तो और पहाड़ में रेल जाना एक सपने के समान था। लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी। पहाड़ों के बीच में से रेल जा रही है, बड़ी सुरंगें बन रही हैं, एक से एक मशीनें आ रही हैं। क्या आप लोग बताइए, कोई सोच सकता था? मोदी जी के आने से पहले कभी किसी ने सोचा था कि कर्णप्रयाग तक की रेल यात्रा होगी? 2024 में ये यात्रा पूरी हो जाएगी। अब चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के समय नजदीक देखकर भाइयों बहनों, उत्तराखंड के विकास का झूठा वादा करने वाले हाथ किस हद तक काला है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने कितने काम किए ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं सच बताऊं तो देश की आजादी के बाद इस देश के अंदर 55 वर्षों तक लगातार एक पार्टी का शासन रहा है और इन 55 वर्षों में भी एक परिवार का शासन रहा है। इनका हाथ भी काला है और इनकी नीयत भी काली है। मुझे कहते हुए कोई ऐतराज नहीं है। उत्तराखंड के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। आपने इनके कारनामे पिछली सरकार में देखे हैं, किस प्रकार के कारनामों को इन्होंने अंजाम दिया है। केवल भ्रष्टाचारियों के विकास से इन्हें लेना देना है तो माफियाओं के विकास से लेना देना है। उत्तराखंड की संस्कृति से छेड़छाड़ वालों के विकास से इनका लेना देना है। कौन नहीं जानता कि इनकी सत्ता के दौरान किस प्रकार से एक विशेष समुदाय के लोगों को, कुछ लोगों का प्रोत्साहन देखने को मिलता था। वहां पर आम आदमी आता था, सामान्य आदमी आता था, कोई मसूरी से आएगा, धनौल्टी से आएगा, टेहरी से आएगा, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। लेकिन एक वर्ग विशेष के लोग आते थे तो उन्हीं की आवभगत होती थी। जहां आज हमारा चौथा मंजिल है, जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है या मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर अच्छी तरह से दिखाई देते थे कुछ विशेष प्रकार के लोग। आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड की अस्मिता से, हमारी सांस्कृतिक पहचान से अगर छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा तो इस देवभूमि के कोप का वो भागी अवश्य बनेगा, क्योंकि ये देवभूमि है। देवभूमि कभी किसी को माफ नहीं करती है। आज बहुत सारे लोग उत्तराखंडियत की बात करते हैं कि उत्तराखंडियत को लेकर हम आगे जाएंगे, उत्तराखंडियत को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। जब चुनाव आता है तो उन्हें उत्तराखंडियत की बात याद आती है। और जब ये प्रदेश बन रहा था तो उत्तराखंड राज्य का उत्तराखंड राज्य का जो है विरोध करने में सबसे आगे थे। जिस समय खटीमा में मसूरी में गोलीकांड हो रहा था, उस समय वो कह रहे थे कि इसमें इस आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, उत्तराखंड अलग राज्य की आवश्यकता नहीं है। आज सबसे पहले कहते हैं कि उत्तराखंडियत को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज जब मोदी जी के नेतृत्व में बाबा केदार में 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो गया। अभी तक 2013 की आपदा के समय में पूरी तरह से वहां नुकसान हो गया था। बहुत ज्यादा सारा वहां शंकराचार्य जी की जो समाधि थी वो भी पूरी तरह से वहां से नष्ट, पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। मंदिर का परिसर पूरा बिगड़ गया था आपदा के समय में। उसको बनाने का काम शिव भक्त मोदी जी ने किया और वहां पर आज शंकराचार्य जी की समाधि वहां पर स्थापित हो गई है। उसका अनावरण भी हो गया है। वहां पर हमारे पुरोहितों के आवास बन गए, आस्था पथ बन गया है, सारे घाट बन गए हैं। पहले चरण में 225 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हो चुका है। अगले चरण में वहां पर 185 करोड़ की योजनाओं का काम पूरा होना है। उसके बाद तीसरा चरण चलेगा। तीसरे चरण के बाद हमारे बद्रीनाथ धाम का, उसका भी हमने मास्टर प्लान तैयार हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां भी जो है भव्य बद्रीशपुरी बनने का जो है प्लान पूरी तरह से अब जमीन पर आने वाला है। अभी मैं बनारस गया था एक हफ्ते पहले, मुख्यमंत्री परिषद की वहां बैठक थी। उस बैठक में मैंने देखा, मैं सन 2002 में बाबा विश्वनाथ की धरती पर काशी गया था, तब मैंने देखा था उसके अंदर जाने के लिए एक सकरा सा मार्ग होता था, छोटा सा मार्ग, और लोग इतनी भीड़ में जाते थे, सकलानी जी बहुत भीड़ में जाते थे और लोगों को रास्ता ही नहीं मिलता था अंदर जाने के लिए। आज वो पूरा का पूरा परिसर ऐसा बन गया हाईवे जैसा, और कोई शिव भक्त, कोई बाबा विश्वनाथ का भक्त, भोलेनाथ का भक्त अगर गंगा का जल लाकर सीधे मंदिर में आएगा तो सीधे उसको खुला हुआ रास्ता मिलेगा हाईवे जैसा। इतनी दिव्य काशी, अलौकिक काशी बन गई है। भगवान राम का मंदिर जहां रामलला पैदा हुए थे, हम सब लोग कहते थे सारे, क्योंकि यहां पर राष्ट्र भक्त भी हैं, राम भक्त भी है,
सब कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन ये सपना भी अगर किसी के समय में पूरा हो रहा है, आज राम जन्मभूमि अलौकिक रूप ले रही है। इतना बड़ा परिसर बनाया जा रहा है कि वो केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बनने जा रहा है। अब कुछ लोगों को आपत्ति है, मोदी जी गंगा में स्नान कर रहे हैं, उस पर भी आपत्ति है। आपने देखा होगा, क्या मोदी जी को स्नान नहीं करना चाहिए? मां गंगा की आरती नहीं करनी चाहिए? क्या ये मंदिर नहीं बनना चाहिए? मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, बताइए मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? नहीं तो जोर से बोलिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो मोदी जी कोई खराब काम कर रहे हैं? केदार बाबा का इतना धाम बड़ा है, उसका पुनर्निर्माण का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बद्रीनाथ जी का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वहां पर काशी कॉरिडोर जो बना है, बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? रामलला का जो मंदिर बन रहा है, बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? पहली बार उन्होंने प्रस्ताव रखा देश दुनिया के सामने कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाना चाहिए। तो योग दिवस मनाया जा रहा है, मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? जो योग हमारी संस्कृति का वो है। तो इन सब कामों को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे। और कुछ लोग, हमारा इस सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश में अभी हमें बड़ा दुख हो रहा है कि जनरल बिपिन रावत और हमारे उनकी पत्नी और 12 सैनिकों का उस दुर्घटना में निधन हो गया। और यही लोग आज से कुछ वर्ष पूर्व जनरल रावत को गली का गुंडा कहते थे, सैनिकों का अपमान करते थे। और एक दूसरे राजनीतिक दल हैं जो सैनिकों से, जो सेना ने कार्रवाई करी, सर्जिकल स्ट्राइक, उस सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे कि नहीं मांगते थे? कहते सेना को सर्जिकल स्ट्राइक का जो है कोई सबूत पेश करना चाहिए। सैनिकों का सम्मान कभी किया नहीं। सैनिकों के बूट खरीदे जाते थे, सेना में खरीदे जाने वाली फाइल बरसों बरसों तक रुकी रही। लोगों के जो सेना में काम करते हैं, गणेश जोशी जी सैनिक भी हैं, वो क्या होता है, बर्फ में जो कीड़ा लग जाता है, क्या कहते हैं उसको? फ्रॉस्ट बाइट। तो वो मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं। मैंने गांव में देखे कई लोग कि उनके वहां पर सियाचिन में, ग्लेशियर में, जहां पर -40 डिग्री तापमान पर काम करते हैं, उनके लिए अच्छे बूट खरीदे जाने की पता नहीं कब से कमेटी बनी और कब की संस्तुति हो गई। लेकिन इतने सालों तक सरकार रही, कभी इन्होंने इतनी तहमत नहीं उठाई कि उनको अच्छे बूट मिलने चाहिए, अच्छी जैकेट मिलनी चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। फाइल दबी रही। और ये फाइल भी पहली बार अगर किसी ने पास करी, किसी ने उसको स्वीकृति प्रदान करी, तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने करी। इसी प्रकार से 1 रैंक और 1 पेंशन, 1 रैंक और 1 पेंशन 40 सालों से रुका हुआ था, उसको भी लागू करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। सारे रुके हुए काम। और देश के अंदर इन लोगों का काम केवल तुष्टीकरण करना रहा, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हमेशा देश के साथ समझौतों पर समझौते होते गए। भाइयों बहनों, जिन दल के लोगों का सेना पर ही भरोसा ना हो, जो भारतीय सेना का सम्मान ही ना कर सकता हो, वो आम जनता का क्या सम्मान करेंगे? दूसरी तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके लिए उत्तराखंड और इसकी जनता सर्वोपरि थी, आज भी थी, कल भी है और आगे भी रहेगी। हमेशा सबसे पहले कोई रहने वाला है तो उत्तराखंड की जनता रहने वाली है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल संपूर्ण उत्तराखंड का विकास है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लगातार फैसले ले रहे हैं। मुझसे पत्रकार भाई बंधु हर जगह पूछते हैं, बीच में जब मैं टेलीविजनों पर गया तो कहते थे आपको समय कम मिला है, आप काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन समय कम मिला है। तो मैं उनसे अपनी तरफ से सवाल पूछता था, अरे भाई अब जितना समय है उतना ही तो मिलेगा, अब मैं इसको कैसे बढ़ा दूं? लेकिन मैंने कोशिश करी है कि जितना समय मुझे मिला है
मैं एक एक पल और एक एक क्षण का उपयोग अपने उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाऊंगा। उसके लिए लगातार हमारी योजनाएं जारी हैं, हम उन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों शिपन कोट के बारे में 34 आवास हंड फाउंडेशन और मंगला माता के माध्यम से बन रहे हैं और अभी 50 आवास और बनने हैं। नगर पालिका हमें जमीन उपलब्ध करवा देती है तो हमारी सरकार उसको बनाने का काम करेगी। गढ़वाल सभा का सभा भवन भी बनेगा, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत कर दिया है। साथ ही 0 पॉइंट पर 500 गाड़ी की पार्किंग भी बनाई जाएगी, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। पहले 700 करोड़ रुपए की योजना थी टनल जो बनाई जानी है, अब 837 रुपए, चूंकि इसका नया जो डीपीआर आया है 837 करोड़ रुपया उसका हो गया है। खट्टा पानी मार्ग का निर्माण किया जाएगा, वेंडर जोन बनाया जाएगा अगर नगर पालिका उसके लिए भी जमीन देती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे काफी लोगों के लिए और भिलाड़ू के स्टेडियम के लिए भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा भाव है कि हम उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जब हमारा ये राज्य 25 साल का होगा और जब हम इसकी रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय उत्तराखंड हर दृष्टि से हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, अग्रणी राज्य बने। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे लोगों के हम सुझाव ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों के परामर्श ले रहे हैं, उनके परामर्शों के आधार पर हम काम कर रहे हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि सबके सामूहिक प्रयास से और सभी लोगों का जिसमें कोई ना कोई हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, उनके विचार हो, ऐसे विचार को लेकर ये उत्तराखंड राज्य की सामूहिक यात्रा, उसको हम सब लोग गंतव्य तक पहुंचाएंगे, लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। मैं यहां मंच से बोल रहा हूं, मैं मुख्य सेवक हूं, गणेश जोशी जी उस हमारे सेवक हैं। मंच पर हमारे नगर पालिका के चेयरमैन जी है, पेटवाल जी है, हमारे सभी प्रतिनिधिगण हैं। ये यात्रा इतने लोगों की यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। उस यात्रा को लेकर हम सब लोग एक साथ चलेंगे, एक रास्ते पर चलेंगे। हमारा लक्ष्य एक है, तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना, उस दिशा में हम जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से इस यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाना है। यहां पर वन टाइम सेटलमेंट को लेकर पिछली बार भी हमने बात की थी। हमारा जल्दी से जल्दी जाकर इसमें मैं दोबारा बैठक करूंगा और आज ही मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करके कि इसका भी समाधान हो, इसका हम समाधान निकालेंगे। और आप सभी का, हम सबको मिलकर संकल्प लेना है कि हम उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने और उसमें हमारी जो भूमिका हो सकती है। आज मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है और यह संभव तभी हो पाया है, 1 लाख करोड़ की योजनाएं यहां स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतारी जा रही है, क्योंकि वहां डबल दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। वहां मोदी जी की सरकार और राज्य में आपकी सरकार, दोनों सरकार एक साथ चल रही हैं। जब 2 सरकारें होती हैं तो चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं, एक गति से तेजी से, अन्यथा खींचतान बहुत सारी योजनाएं अटक जाती हैं। इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब लोग जो ये यात्रा चल रही है, उस यात्रा में हाथ लगाने का काम करेंगे, हाथ बटाने का काम चलेंगे, कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ राज्य होने से कोई रोक नहीं सकता। आज के अवसर पर मैं आप सभी का आभारी हूं कि आप सब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आए, यहाँ पर आपने लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम में भाग लिया, आपका आशीर्वाद मिला। आप सभी का पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुष्कर सिंह